अस्सलाम स्टूडेंट्स, दिस इज इब्राहिम। C5 एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का कोर्स एक 150-200 घंटे का कोर्स होता है नॉर्मली। रिसेंटली हमने एक वर्कशॉप रखा और कोशिश करा कि 6-7 दिन में इस पूरे कोर्स को हम समेटने की कोशिश करें। अब पेपर में चूंकि टाइम ही कम रह गया, 4-5 दिन रह गए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चा भी कब से रिक्वेस्ट कर रहा है इस चीज़ के ऊपर कि सर एक क्विक रिवीजन आप वॉइस नोट्स भेज दें इस टॉपिक के, फला टॉपिक के। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं कंप्लीट ऑडिट की आपको एक शॉर्ट वीडियो बना दूं। इस शॉर्ट वीडियो में आज का हमारा टारगेट वॉल्यूम 1 है जिसके पेपर वेट है 70 मार्क्स है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 60 मिनट से कम की ये वीडियो हो और 70 मार्क्स की वेटेज हो। आइजा 200 से लेके आइजा 810 तक जितने भी स्टैंडर्ड्स हमारे वॉल्यूम 1 में, उन सबको आज हम इंशाल्लाह क्विक रिवीजन करें। स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट आइजा होता है वो हमारे पास होता है आइजा 200। आइजा 200 हमसे कहता है कि जी एज एन ऑडिटर आपकी जिम्मेदारी है कि आपने रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। रीजनेबल एश्योरेंस एक हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस है लेकिन एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, एस्टिमेट्स हैं, फ्रॉड्स हैं, सैम्पलिंग है। यहाँ बड़े समझने की जरूरत है। आइजा 200 आपसे कहता है क्या? आइजा 200 आपसे कहता है कि जी टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। सही है, तो इसका मतलब है आइजा की सारी रिक्वायरमेंट जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रही है उससे आपने कंप्लाई करना है, तभी आप अपनी ओपिनियन में आइजा 700 में ये कह सकते हैं कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा। तो आइजा 700 में जो आप ये लाइन लिखते हैं ये आइजा 200 के से कंप्लायंस करनी चाहिए। जितने भी आइजाज हैं आपको जो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं आपने उनसे कंप्लाई करना है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास है आइजा 200, एक सवाल है कि भाई मैं रीजनेबल एश्योरेंस कैसे ऑब्टेन करूं या टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा क्या करूं? तो आइजा कहते हैं 4 रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लाई कर लें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन कर लें, प्रोफेशनल जजमेंट मेंटेन कर लें, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करें और एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर जाएं। ये 4 रिक्वायरमेंट्स आप कंप्लाई कर जाएंगे तो इसका मतलब है आप रीजनेबल एश्योरेंस भी ले सकते हैं और आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जी आपने आइजा के हिसाब से ऑडिट कर लिया है। यहाँ जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, वो ऐड ये करने जा रहा हूँ एक्सेप्टेंस। ये ICAP का आजकल फेवरेट एरिया बना हुआ है। देखें, एक्सेप्टेंस के 2 फेजेस होते हैं प्यारे बच्चों। एक हमारे पास कहलाता है क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एक हमारे पास कहलाता है इंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। सही है, हमारे पास एक्सेप्टेंस के 2 फेजेस होते हैं, एक क्लाइंट एक्सेप्टेंस। इन 2 फेजेस में सबसे पहला जो फेज होगा वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस होगा। सही है, आइजा अप्लाई ही तब होगा जब आप क्लाइंट एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद जाके आइजा अप्लाई होगा, उससे पहले आइजा अप्लाई नहीं हो सकता। हाँ, क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए क्या करना है यहाँ पे पार्शियली बताया गया है आइजा 300 में। आइजा 300 कहता है जब भी आप किसी क्लाइंट को एक्सेप्ट करने जाएंगे आपने 3-4 रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपने ये देखना है कि क्या आप एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या आप इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहे हैं, कहीं मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे कोई डाउट्स तो नहीं है, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज टू एस्टेब्लिश दी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। ये जो मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस करूंगा, अगर ये क्लाइंट एक्सेप्टेंस का आंसर यस आ जाता है फिर मैं अगली चीज देखूंगा कि क्लाइंट मुझसे कौन सी एंगेजमेंट करवाना चाह रहा है, वो एंगेजमेंट एक्सेप्ट करूंगा मैं। अगर वो मुझसे लेट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करवाना चाह रहा है तो मैं यहां पे फिर ये असेस करता हूं कि क्या प्री कंडीशंस मौजूद है, क्या ऑडिट करने की प्री कंडीशंस मौजूद है। फॉर एग्जांपल, ऑडिट करने की प्री कंडीशंस हमारे पास क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रीमाइस अवेलेबल होनी चाहिए। मैं ऑडिट तभी करूंगा जब कोई डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को बनाने वाला कोई और होगा और ऑडिट करने वाला कोई और होगा, 3 पार्टी रिलेशनशिप। तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट उसी वक्त कर सकूंगा जब कोई बंदा ये एक्नॉलेज करे कि भाई मैंने इस एफएस को बनाया है और मैंने इंटरनल कंट्रोल डिजाइन और इंप्लीमेंट करें ताकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट पाक रहे एरर और फ्रॉड से, और मैं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ये जो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस के कंटेंट है ये सारे के सारे कंटेंट कॉपी होते हैं एंगेजमेंट लेटर में। लेकिन देखें, एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस कब होती है, एंगेजमेंट लेटर कब बनता है? एंगेजमेंट लेटर जब आप EGM में अपॉइंट हो जाते हैं उसके बाद एंगेजमेंट लेटर आप बनाते हैं। सही है, आइजा 210 के हिसाब से। और EGM से पहले जब मैनेजमेंट आपसे कहती है या कंपनी आपसे कहती है कि भाई अपना कॉन्सेंट दे कि क्या आप हमारे ऑडिटर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो जो कॉन्सेंट दे रहे होते हैं आप, उस वक्त जो आप चीजें असेस कर रहे होते हैं वो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के ऊपर आ रही थी। फॉर एग्जांपल, आज बहुत सी फर्म्स है, मैं एग्जांपल के तौर पर कोट कर रहा हूं, बहुत सी फर्म है जो कि हैस्कॉल का ऑडिट अगर उनके पास आता होगा या हैस्कॉल अगर उनको अप्रोच करता होगा जी हमारा ऑडिट करें, वो पहले एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस नहीं देखते, बिकॉज एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस का मसला नहीं है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का मसला नहीं है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी का मसला नहीं। मसला किस चीज का है? क्लाइंट एक्सेप्टेंस का, कि क्या मुझे क्लाइंट एक्सेप्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, यहां वो फैक्टर है। इसके अंदर एक वर्ड लिखा हुआ आता है कि आपने एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है इंक्लूडिंग दी इंडिपेंडेंस। यहां पे आके हमारा ICAP का कोड ऑफ एथिक्स ट्रिगर कर जाता
जाता है प्यारे बच्चों। क्या तक बात समझ आती है? अच्छा, जब हमने एक्सेप्टेंस पढ़ी तो आइजा 210 एंगेजमेंट लेटर, उसके बाद हमारे पास जब हमने एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर ली तो हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं आइजा 300 के हिसाब से। उसको मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रख रहा हूं और मैं उसके बाद आपसे जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो आइजा 315 करने जा रहा हूं। ठीक है, आइजा 315 कहता है यार जब एंगेजमेंट एक्सेप्ट होगी तो अब आप एक काम करें, इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई करें। ऑडिट रिस्क हमारे पास क्या है? ऑडिट रिस्क है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शायद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से नहीं बने होंगे। 315 के दो ही ऑब्जेक्टिव है, वो आपसे कहता है आपने रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और रिस्क को असेस करना है। सही है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना और रिस्क को असेस करना है। ये जो आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं और ये असेसमेंट करते हैं, कैसे करते हैं? तो मुझे कुछ प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे जो कि कहलाते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये प्रोसीजर्स मेरे पास क्या अवेलेबल होते हैं? इंक्वायरी, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। मैं रिस्क को, अच्छा ये प्रोसेस परफॉर्म करके होगा क्या? मैंने किस डायरेक्शन में इन प्रोसेस को परफॉर्म करना है? आपने इस डायरेक्शन में इन प्रोसीजर्स को परफॉर्म करना है ताकि आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर सके एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। यहां जो आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये आपका वॉक थ्रू कहलाता है। सही है, यहां पे जो आप इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं ये मोर और लेस आपका वॉक थ्रू कहलाता है। क्यों? देखें आइजा 315 ऑडिट रिस्क पढ़ रहे हैं, ऑडिट रिस्क तो होता ही है ये इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क। तो कंट्रोल रिस्क कैसे डिटरमाइन करूंगा जब तक इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग नहीं लूंगा? तो यहां पे आइजा 315 आपसे कहता है कि आपने इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग लेनी है और वो इंटरनल कंट्रोल्स के कंपोनेंट्स क्या है? कंट्रोल एनवायरनमेंट होना चाहिए, एंटिटीज का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस होना चाहिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल क्या है, ये और कंट्रोल एक्टिविटीज क्या है। ये 5 हमारे पास कंपोनेंट्स हैं, इनकी आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। जब मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं तो मेरे पास 2-3 किस्म के रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास पीपी के ऊपर भी रिस्क आ सकता है, मेरे पास इन्वेंट्री के ऊपर भी रिस्क आ सकता है। ये जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं मैंने अगला काम करना होता है, इनकी असेसमेंट करनी होती है। ये असेसमेंट क्या कहलाती है? ये असेसमेंट ये कहलाती है कि मैं या तो नॉर्मल रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा या सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाई करूंगा। ये जो ऑडिट रिस्क की इक्वेशन में इनहेरेंट रिस्क है, इसकी फर्दर 2 क्लासिफिकेशंस होती हैं, एक नॉर्मल रिस्क कहलाता है, एक सिग्निफिकेंट रिस्क कहलाता है। कब आपका रिस्क सिग्निफिकेंट होगा? जब उसमें एस्टिमेट्स इन्वॉल्व होंगे, जब उसमें फ्रॉड होगा, जब वो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस होगी, जब वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस होंगी, जब उसमें एस्टिमेट्स एंड जजमेंट इन्वॉल्व होंगे, दैट रिस्क शैल बी ट्रीटेड एज अ सिग्निफिकेंट रिस्क। What is significant risk? That required special audit consideration. What do you mean by special audit consideration? जहां पे आप ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म कर रहे होंगे, जहां पे आपकी एंगेजमेंट टीम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी, जहां पे पार्टनर्स डायरेक्टर की सुपरविजन इन्वॉल्वमेंट आपकी ज्यादा होगी। ये वो मैटर होंगे जो कि फ्रीक्वेंटली दोस्त विद गवर्नेंस से शायद डिस्कस हो रहे होंगे, मैनेजमेंट से डिस्कस हो रहे होंगे। और ये वही चीज है जो कि आइजा 200 से लिंक्ड है, बिकॉज आइजा 200 आपसे क्या कहता है कि देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या इनहेरेंट लिमिटेशंस? एस्टिमेट्स। जब एस्टिमेट्स की वजह से आप एब्सोल्यूट एश्योरेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते तो एस्टिमेट्स के ऊपर आपने स्पेशल ऑडिट कंसीडरेशन लाजमी देनी है, नहीं तो आप रीजनेबल एश्योरेंस भी ऑब्टेन नहीं कर सकेंगे। यहां 315 पे जब मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके रिस्क आइडेंटिफाई करता हूं, अगला काम जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों वो आइजा 320 मटीरियलिटी होता है। देखें 315 में जब आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करी तो आपने नेचर ऑफ द एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, आपने ओनरशिप की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली, आपने फाइनेंसिंग की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली। तो इसका मतलब है आपको पता चल गया कि कंपनी है क्या, उसका बिजनेस क्या है, पैसा कहां से आया है, शेयर होल्डर है या नहीं है। इस बेसिस पे आप मटीरियलिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको पता, देखें मटीरियलिटी है क्या? ऐसी मिस स्टेटमेंट दैट कुड इंडिविजुअली अफेक्ट द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यूजर्स के बारे में पता कैसे, यूजर का फोकस किस चीज के ऊपर है पता कब चलेगा? जब मुझे यूजर के बारे में कैसे पता चलेगा? 315 में आपने नेचर ऑफ द एंटिटी में ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं आप। सही है, तो जब आपको पता चल जाएगा कि जी यूजर का फोकस इस चीज के ऊपर है, लेट्स से लिस्टेड एंटिटी है, नेचर ऑफ द एंटिटी लिस्टेड एंटिटी है, सही है, बैंक से पैसा नहीं लिया हुआ, प्रॉफिट ओरिएंटेड है, तो इसका मतलब है यूजर का जो फोकस होगा या जो उसका इकोनॉमिक डिसीजन है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पर डिपेंडेंट है। आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स को बेंचमार्क बनाएंगे और उसके बेसिस पे आप एक मटीरियलिटी डिटरमाइन करेंगे। ये जो मटीरियलिटी आपके पास होगी ये 2 फेजेस में आपको हेल्प करेगी, एक प्लानिंग फेज में और एक रिपोर्टिंग फेज में। क्या मतलब सर प्लानिंग फेज में? प्लानिंग फेज में यार मैं काम क्या करता हूं, ये रहा प्लानिंग फेज 315। तो 315 पे मैं रिस्क को आइडेंटिफाई करता हूं और रिस्क को असेस करता हूं। और ये जो देखें वर्ड क्या है, रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट, सही है ना जी। तो जब तक मुझे मटीरियलिटी नहीं पता होगी तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मटीरियल रिस्क है कि मेरा नहीं है? तो ये आपको रिस्क आइडेंटिफिकेशन और असेसमेंट में हेल्प करता है। सेकंड जो बड़ी हेल्प करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स जो होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि प्री पेमेंट में भी यही रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करना है और बैंक लोन्स में भी यही करना है और रेवेन्यू में भी यही करना है, नहीं। जहां रिस्क ज्यादा होगा, जहां पे मटीरियलिटी ज्यादा होगी, वहां पे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स भी ज्यादा होंगे। क्या मतलब?
टू डिटरमाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। इसके बेसिस पे प्यारे बच्चों आप मटीरियलिटी प्लानिंग फेज में और रिपोर्टिंग फेज में, क्या मतलब रिपोर्टिंग फेज का क्या मतलब, अगर कोई मिस स्टेटमेंट आएगी तो आप इस मटीरियलिटी से कंपेयर करेंगे। लेकिन सर हम ऑडिट फर्म में, हम सारे ऑडिट फर्म में माशाल्लाह हम एक और मटीरियलिटी भी डिटरमाइन करते हैं जिसका नाम होता है परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। लेट से जो मैंने अभी मटीरियलिटी निकाली वो 100 रुपए की निकाली, आइजा कहता है 100 रुपए को आप थोड़ा सा कम करें, 70 पे लेके आ जाएं, 60 पे लेके आ जाएं। इसके 100 से 70 का जो फासला है, ये फासला क्या है, जितना ज्यादा रिस्क है, जितना ज्यादा कंट्रोल इनइफेक्टिव है, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जितनी ज्यादा जजमेंट है, उतना ज्यादा डिटेक्शन रिस्क है। जितना ज्यादा डिटेक्शन रिस्क है तो उतना ज्यादा आपका ऑडिट रिस्क बढ़ रहा है। तो उस ऑडिट रिस्क को रिड्यूस कैसे कर सकता हूं, मेरे कंट्रोल में सिर्फ डिटेक्शन रिस्क होता है बच्चों, तो मैं डिटेक्शन रिस्क को कम करूंगा। डिटेक्शन रिस्क कैसे कम होंगे, ज्यादा से ज्यादा सैंपल्स परफॉर्म करूंगा। सैंपल साइज कैसे ज्यादा निकलेगा, जब मैं एक और मटीरियलिटी निकालूंगा जिसका नाम होगा परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, और ये सिर्फ परफॉर्मेंस फेज के लिए हेल्प होगी। ये सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर को परफॉर्मेंस फेज के लिए ही असिस्ट करेगी। तो ये जो 70 रुपए की आपने मटीरियलिटी निकाली परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, ये सिर्फ और सिर्फ सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए, टू डिटरमाइन द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। ये जो आपने परफॉर्मेंस मटीरियलिटी डिटरमाइन की है, इस मिस स्टेटमेंट को आप परफॉर्मेंस मटीरियलिटी से कंपेयर नहीं करेंगे। आइजा कहता है एक और मटीरियलिटी निकालें जिसका नाम है टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट। फॉर्म्स में हम उसको क्लियरली ट्रिवियल भी कहते हैं, थ्रेशोल्ड भी कहते हैं, बहुत से नाम से गुजारते हैं। ये जो नाम है प्यारे बच्चों, इसका मकसद क्या है कि अगर कोई मिस स्टेटमेंट है उसको अगर आप प्रोजेक्ट करते हैं और अगर वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड नहीं करती, सही है, तो मेरी मटीरियलिटी 100 रुपए है, मेरी परफॉर्मेंस मटीरियल 70 रुपए, मेरे पास एक और मटीरियलिटी है जो कि टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट है, वो 5 रुपए। तो अगर मैं किसी एरिया पे काम करता हूँ और उस एरिया पे अगर मुझे कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होती है और वो मिस स्टेटमेंट को मैं प्रोजेक्ट करता हूँ पूरी पॉपुलेशन में, उस प्रोजेक्टेड मिस स्टेटमेंट को अगर मैं टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कंपेयर करूँ, अगर तो वो 5 रुपए से कम आ रही है या टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम आ रही है, मैं उस मिस स्टेटमेंट को इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर करने का मतलब क्या है, ना ही मैं उसको एग्रीगेट करूंगा, ना ही मैं स्केड्यूल ऑफ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट में उसको लेके जाऊंगा, ना ही मैनेजमेंट से मैं इसके ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करूंगा। आइजा कहता है 2-3 मटीरियलिटीज आप शायद और भी निकाल सकते हैं, डिफरेंट क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पे आपने डिफरेंट मटीरियल निकालनी होगी। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पेपर के लिहाज से भी कॉन्सेप्ट है, रिवीजन ऑफ मटीरियलिटी। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, चूंकि प्लानिंग फेज है प्यारे बच्चों, तो मैंने तो ईयर एंड से पहले एक मटीरियलिटी डिटरमाइन करी होगी। प्लानिंग तो मैं ईयर एंड से पहले करता हूँ, तो जो मैंने मटीरियलिटी डिटरमाइन करी और ईयर एंड पे जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए, तो एक्चुअल रिजल्ट्स तो वो मेरे प्रोजेक्टेड रिजल्ट से बड़े डिफरेंट थे, जिसके बेसिस पे मैंने मटीरियलिटी डिटरमाइन की थी। तो आइजा यहाँ आपसे कहता है कि यार आप मटीरियलिटी को रिवाइज करें। रिवाइज करने के केस में आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर रिवाइज्ड मटीरियलिटी मेरी इनिशियल मटीरियलिटी से ज्यादा है तो आइजा इतना फोर्स नहीं करता आपको चेंज करने के लिए। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, आइजा आपको फोर्स नहीं करता। लेकिन अगर रिवाइज्ड मटीरियलिटी मेरी कम है, यहां आइजा आपके ऊपर मैंडेटरी कह देता है कि जी सिर्फ मटीरियलिटी रिवाइज नहीं होगी, आप ये देख लें कि कहीं आपकी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी तो चेंज नहीं हो जाएगी, कहीं आपकी ऑडिट प्लानिंग तो चेंज नहीं हो जाएगी, कहीं परफॉर्मेंस तो चेंज नहीं हो जाएगी। क्या मतलब इसका, सर मैंने इनिशियल मटीरियलिटी 100 रुपए की निकाली, मेरी परफॉर्मेंस मटीरियलिटी 70 रुपए की थी, सही है, तो मेरे पास एक बैलेंस आ रहा था 80 रुपए का, मैंने कहा जी दफा करें, इसके ऊपर काम नहीं करना, ये तो इमटीरियल है, सही है। अब अगर रिवाइज मटीरियलिटी मेरी 80 रुपए हो गई या 70 रुपए हो गई, तो मैं तो अब तो ये मेरे मटीरियल हो गया, तो मुझे प्लानिंग फेज को रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस अगर रिवाइज मटीरियलिटी 70 पे आ गई तो परफॉर्मेंस मटीरियल तो और नीचे आ जाएगी, 40 पे आ जाएगी। सैंपल साइज तो 70 पे डिटरमाइन किए थे। आइजा आपसे कहता है कि बेटा परफॉर्मेंस भी अपने सैंपल साइज को वापस से रिविजिट करो, मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करो। के रिपोर्टिंग का मसला इसलिए नहीं बिकॉज रिपोर्ट तो आपने भी दी नहीं है, जब आप रिवाइज कर रहे हैं मटीरियल मींस रिपोर्ट तो इशू नहीं हुई है। डन हो गया प्यारे बच्चों यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आइजा आपसे कहता है, हम अभी तक प्लानिंग फेज में, ठीक है। इसके बाद आइजा आपसे कहता है कि यार आइजा 330 के हिसाब से ये जो रिस्क आइडेंटिफाई करे हैं, इस रिस्क के अगेंस्ट आप एक रिस्पॉन्स बनाएं, और रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लें। ये रिस्पॉन्स के लिए मेरे पास 3 तरीके हैं प्यारे बच्चों, या तो मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स कर लूं या टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स कर लूं। और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स में मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो टेस्ट ऑफ डिटेल्स कर लूं या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लूं। तो मिला जुला के मेरे पास 3 तरीके हैं, टीओसीस कर लूं, टीओडीज कर लूं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स कर लूं। अगर तो मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा तो थोड़ी देर में आइजा 520 भी हम डिस्कस कर लेंगे। ये मैंने रिस्पॉन्स बनाना है। रिस्पॉन्स में ये जो टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स है तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आप तभी करेंगे अगर तो ऊपर जो अंडरस्टैंडिंग मैंने ली तो वॉक थ्रूज और डीएनआई इफेक्टिव्स हैं, तभी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करूंगा।
अगर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग आप ले रहे हो, आप कह रहे हैं कंट्रोल है ही नहीं, तो आगे जाके टेस्ट क्या करेंगे भाई? तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करने फिर आपको, सही है। जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं करने तो फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। अच्छा, सेकंड चीज, जब सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यहां पे आपके लिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को करना लाजमी है, बहुत लाजमी है। और अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल इनइफेक्टिव है या मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है सब्सटेंटिव प्रोसीजर से तो आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिलने नहीं है। आइजा 705 में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। तो ये जितनी चीजें हम लिख रहे हैं या तो ये प्रीवियस से लिंक्ड होती जाएगी या फिर आगे जाके हमारे आइजा से इंशाल्लाह लिंक्ड होती जाएगी। अच्छा, इसको फिर लास्ट में सुनना। अच्छा, तो 330 के हिसाब से रिस्पॉन्स है। 330 आपसे ये भी कहता है कि जी अगर कोई आपने रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई किया है, 315 के हिसाब से आपने किसी चीज के ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई करा है, तो आपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपके लिए करना मैंडेटरी है। सिर्फ कंट्रोल्स करके आप ये नहीं कह सकते कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना लाजमी है। अगर प्री पेमेंट आ रहा है, मैं कह रहा हूं प्री पेमेंट पे रिस्क है, तो मैं प्री पेमेंट पे सिर्फ टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके ये नहीं कह सकता कि जी प्री पेमेंट बिल्कुल सही है, नहीं, प्री पेमेंट पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स करना लाजमी है। यहां हमारे पास प्लानिंग खत्म होती है प्यारे बच्चों, लेकिन इसी प्लानिंग के साथ हमारे पास कुछ और आइजास आ जाते हैं जिसका नाम है आइजा 240 फ्रॉड। ये फ्रॉड का स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? ये फ्रॉड का स्टैंडर्ड टेक्निकलिटी में इन्हीं तीनों का समराइज्ड वर्जन है, सही है। आइजा 240 आपसे कहता है फ्रॉड का स्टैंडर्ड कि भाई देखें आपकी जिम्मेदारी है विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। मैंने कहा 200 में तो तुम मुझे कहते थे इनहेरेंट लिमिटेशन है, वो कहता है बिल्कुल इनहेरेंट लिमिटेशन है और फ्रॉड की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, लेकिन इनहेरेंट लिमिटेशन का ये मतलब थोड़ी कि काम ही नहीं करोगे। इनहेरेंट लिमिटेशन तो एस्टिमेट्स भी है, अभी थोड़ी देर में आइजा 540 आएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन रीजनेबल टाइम और कॉस्ट है, सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग के ऊपर भी स्टैंडर्ड आएगा। इनहेरेंट लिमिटेशन में तो आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस और कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन भी है, थोड़ी देर में आइजा 550 रिलेटेड पार्टी भी आएगा। तो जब फ्रॉड भी इनहेरेंट लिमिटेशन है तो फ्रॉड के ऊपर काम क्यों नहीं करना? भाई फ्रॉड के ऊपर तो काम करना है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप फ्रॉड पे काम करेंगे, लेकिन इस चीज के ऊपर बिल्कुल इत्मीनान रखें कि अगर खुदा ना खास्ता फ्रॉड डिटेक्ट नहीं कर सके तो कोई तुम्हारे ऊपर तलवार नहीं रखेगा, बिकॉज फ्रॉड की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है, फ्रॉड को डिटेक्ट करने की भी इनहेरेंट लिमिटेशन है। मैं कहता हूं अच्छा मुझे बताओ भाई मेरी जिम्मेदारी क्या? आइजा कहता है आपकी बेसिकली 5 जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी, एंगेजमेंट टीम से डिस्कशन करें। क्यों डिस्कशन करें? बिकॉज अब सामने वाली पार्टी मिलजुल के फ्रॉड कर रही है, डिस्कस करके फ्रॉड कर रही है, प्रॉपर्ली प्लान करके कर रही है, तो आप भी थोड़ा मिले जुले और आप देखें एंगेजमेंट टीम से डिस्कस करें कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पे फ्रॉड के चांसेस है। आप आइजा 200 के हिसाब से टू कंडक्ट एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद आइजा, आप आइजा 200 के हिसाब से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करें। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अगर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म की डेफिनेशन ही ये है कि इट विल हेल्प द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई द रिस्क ऑफ फ्रॉड, तो भाई करें ना फिर आप प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन। तीसरी जो अगली 3 जिम्मेदारी है उसके ऊपर पूरा आइजा 240 है, और वो अगली 3 जिम्मेदारी क्या है? वो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है आपकी कि आपने फ्रॉड के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई करना है और असेस करना है। दूसरी जिम्मेदारी, उस रिस्क के अगेंस्ट आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है, और जब प्रोसीजर्स परफॉर्म करूंगा और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो गई दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, तो मुझे ऑब्जेक्टिव 3 जो है आइजा 240 का वो अप्लाई करना पड़ेगा। अब मैंने कहा चलिए ठीक है जी, मुझे जिम्मेदारी बताओ फ्रॉड के ऊपर रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करूं? उसने कहा 315 अप्लाई करें। क्या मतलब 315? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करें। क्या मतलब रिस्क? आप इंक्वायरी करें, आप एनालिटिकल करें, आप ऑब्जर्वेशन करें। किससे इंक्वायरी करूं? आप फ्रॉड के ऊपर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, फ्रॉड के ऊपर दोस्त जावेद गवर्नेंस से इंक्वायरी करें, फ्रॉड के ऊपर इंटरनल ऑडिट से इंक्वायरी करें, एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई करें। कहीं कोई नंबर्स में डेविएशन ऐसी तो नहीं आ रही जो कि फ्रॉड की इंडिकेशन है, चूंकि फ्रॉड की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, 210 में आपको लिख के दे चुकी है वो एंगेजमेंट लेटर में कि जी वो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप उनसे इंक्वायरी करें। अच्छा, इंक्वायरी करके और उसके बाद वो कहते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर, एरर और फ्रॉड के बीच में जो बुनियादी फर्क है वो इंटेंशन का है। इंटेंशन क्या होगी हमारे पास? फॉर एग्जांपल अगर कोई इंसेंटिव या प्रेशर होगा, कोई अपॉर्चुनिटी होगी या कोई एटीट्यूड या रैशनलाइजेशन होगा, ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। आइजा कहता है इनको कंसीडर करें। अगर एक कंपनी क्यों रेवेन्यू ज्यादा बढ़ाने जा रही होगी? बिकॉज उसके ऊपर प्रेशर है कि उसका रेवेन्यू कम हो रहा है, वो लिस्टेड कंपनी, उसके शेयर प्राइस गिर रहा है। एक कंपनी क्यों अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही होगी? बिकॉज उसको ऊपर प्रेशर है कि उसको बैंक से लोन चाहिए, या उसको ये डर है कि जी अगर कोवेनेंट ब्रीच होगा तो बैंक में से सारा का सारा पैसा इमीडिएटली नहीं मांग लेगा। मैंने कहा अच्छा चले सही है, ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करके क्या होगा? उसने कहा कि जी रिस्क आइडेंटिफाई करें। मैंने कहा ठीक है, रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, बट अगर मैनेजमेंट मुझे कहती है कोई फ्रॉड नहीं है, मुझे कोई फ्रॉड रिस्क फैक्टर भी आइडेंटिफाई नहीं होता, अब तो मैं कोई काम नहीं करूं ना 240 के हिसाब से। ऐसा कहते हैं नहीं, आप देयर आर 2 प्रिज्यूम रिस्क ऑन फ्रॉड। पहला मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल जो कि एफएस लेवल का रिस्क कहलाएगा, दूसरा रेवेन्यू रिकॉग्निशन। हर क्लाइंट पे, हर ऑडिट पे ये 2 रिस्क लाजमी होंगे
रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर आइजा खुद कहता है कि मैं आपको एक एग्जम्पशन देता हूं कि अगर रेवेन्यू बहुत ही सिंपल नेचर का है तो इसके ऊपर फ्रॉड का रिस्क आइडेंटिफाई ना करें। हाँ, 315 का रिस्क आप आइडेंटिफाई करेंगे। हाँ सुन ले, 315 के हिसाब से आप रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल, फ्रॉड का रिस्क जब मैं रेवेन्यू रिकग्निशन के ऊपर लिखूंगा तो मैं कहूंगा देयर इज अ रिस्क, देयर इज अ फ्रॉड रिस्क, कि मैनेजमेंट ने जानबूझ के रेवेन्यू को, अगले साल के रेवेन्यू को आज रिकॉर्ड किया है। सही है, जब यही रिस्क मेरा ऑडिट रिस्क में 315 में भी होगा, लेकिन 315 में ये रिस्क लिखते हुए मैं फ्रॉड का वर्ड नहीं लिखूंगा। मैं ये कहूंगा भाई देयर इज अ रिस्क के मैनेजमेंट से गलती हो गई, मैनेजमेंट अगले साल का रेवेन्यू। तो अगर मैं फ्रॉड का वर्ड लिख रहा हूं दैट मींस ये फ्रॉड का रिस्क है। आइजा कहता है फ्रॉड का वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है अगर रेवेन्यू सिंपल नेचर का है। फ्रॉड के रिस्क से वो एग्जम्पशन दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि 315 के हिसाब से आप कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं करें और कोई प्रोसीजर ही परफॉर्म ना करें। अच्छा, तो सर दो रिस्क आ गए, इस रिस्क के अगेंस्ट प्रोसीजर्स बता दें सर। सर अगर तो देखें आपका रिस्क एफएस लेवल पे है ना, तो सर आप क्या कहते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को इवैल्यूएट कर लें। आप एंगेजमेंट टीम ऐसी भेजें जिसके पास सफिशिएंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज हो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट काम सर आप ये कर लें कि आप फॉर एग्जांपल एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी को इनकॉर्पोरेट कर लें। ठीक है, ये 3 काम कर लें एफएस लेवल के लिए। एमओसी का मसला अगर है, अगर एमओसी का मसला है तो एमओसी कंपनी करती कैसे, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करती है। आप जर्नल एंट्रीज को टेस्ट कर लें। कंपनी आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में एंगेज होगी, आप उसके बिजनेस रैशनल को इवैल्यूएट कर लें। कंपनी एस्टिमेट्स में खेलेगी, आप चेक कर लें एस्टिमेट्स रीजनेबल है। रेवेन्यू से रिलेटेड जो रेवेन्यू के प्रोसेस आप पढ़ते हैं वो कर लें, लेकिन थोड़ा सा उसके अंदर एलिमेंट ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी इनकॉर्पोरेट कर दें। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें। अगर आपको लगता है कंपनी ईयर एंड के आसपास रेवेन्यू को हिलाएगी तो आप ईयर एंड के आसपास अपना बोरिया बिस्तर बांध के वेयर हाउस में सो जाएं। महीने ईयर एंड के 2 से 3 दिन पहले आप वेयर हाउस में बैठे रहे और चेक करें कि वाकई में ये शिप हो भी रहे कि नहीं हो रहा है, वाकई में रेवेन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आखिरी के 3 दिन सन्नाटा लगा हुआ है वेयर हाउस में, कोई मूवमेंट हो नहीं रही, और बाद में जब मैनेजमेंट सेल्स रजिस्टर देगी तो मैनेजमेंट कहेगी मैंने 15 अरब रुपए की सेल कर दी। आप कहेंगे मैं खुद देख के आया हूं तुम्हारे वेयर हाउस में कि वेयर हाउस में तो कोई सेल ही नहीं हो रही थी, कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही थी। तो ये कुछ आपको फ्रॉड से रिलेटेड चीजों को आपने करना होगा। अगर ये प्रोसीजर्स मैं परफॉर्म करता हूं और कोई मिस स्टेटमेंट प्यारे बच्चों आइडेंटिफाई हो जाती है, तो ये मिस स्टेटमेंट या तो मेरे पास एरर होगा या ये मिस स्टेटमेंट मेरे पास इंडिकेशन होगी किस चीज की, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की। अगर तो ये इंडिकेशन है पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड की प्यारे बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि अच्छा इंडिकेशन ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड कब होगी, जब अनऑथराइज्ड एंट्री है, जब अनसपोर्टेड है, जब लास्ट मिनट में एडजस्टमेंट पास की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आइजा कहता है कि यार इसका मतलब प्लानिंग फेज में तो तुम कह रहे थे कि मुझे तो कोई रिस्क आइडेंटिफाई नहीं हुआ, या मैनेजमेंट तो ये कह रही थी अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करो। सही है, अगर सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है और भले ही इममटीरियल है, आइजा कहता है यार मुझे मटेरियल मत बताओ। अगर इममटीरियल भी और सीनियर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है तो इसका मतलब है कि भाई अब तो आपने सारे रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करने पड़ेंगे, मजीद ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, जितने भी ऑडिट एविडेंस मिल चुके हैं, जितनी भी रिटन रिप्रेजेंट मिल चुके हैं, उन सबको रीवैल्यूएट करना पड़ेगा। यू मे कंसीडर टू विड्रॉ, और विड्रॉ करते हुए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, तो आप लीगल एडवाइस ले लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास था प्यारे बच्चों आइजा 240। आइजा 240 के बाद हम आगे मूव कर रहे थे आइजा 500 में। ये हमारा प्लानिंग फेज था। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आने जा रहे हैं उसमें कुछ मैं प्लस माइनस करूंगा। अब जो हमारे पास स्टैंडर्ड्स आने जा रहे हैं वो परफॉर्मेंस फेज के स्टैंडर्ड्स हैं। परफॉर्मेंस फेज में हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो आइजा 500 है, जो आपसे कहता है कि जी आपकी जिम्मेदारी है कि आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ठीक है जी, आइजा 500 के बाद हमारे पास जो अगला आइजा है वो है आइजा 501, जो कि 3 स्पेसिफिक एरियाज के ऊपर आपको ऑडिट प्रोसीजर्स बताता है। पहला लिटिगेशन एंड क्लेम्स, कि लिटिगेशन एंड क्लेम्स के ऊपर आपने क्या प्रोसेस परफॉर्म करने। लिटिगेशन एंड क्लेम्स के ऊपर मैं इंक्वायरी कर सकता हूं इन हाउस लीगल काउंसिल के साथ, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग देख सकता हूं, मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकता हूं, मैं लॉयर को कंफर्मेशन भेज सकता हूं, और क्या कहते हैं मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स वगैरह देख सकता हूं, मैं लीगल वाउचर जो लीगल एक्सपेंस है उसकी वॉचिंग कर सकता हूं। दूसरा जो आपको ये एरिया बताता है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का बताता है, और तीसरा जो आपको एरिया बताता है वो इन्वेंट्री से रिलेटेड बताता है कि इन्वेंट्री काउंट कैसे करनी है, ईयर एंड के बाद काउंट करेंगे तब क्या होगा, ईयर एंड से पहले काउंट करेंगे तब क्या होगा, इन्वेंट्री अगर थर्ड पार्टी के पास पड़ी है तो क्या होगा। तो 501 बड़े स्पेसिफिक आपको ऑडिट प्रोसेस बताता है इन 3 एरियाज के ऊपर। अगला जो हमारे पास आइजा है आइजा 505 है, जो कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन अगेन एक ऑडिट एविडेंस है, बड़ा रिलायबल ऑडिट एविडेंस है, बिकॉज थर्ड पार्टी डायरेक्टली रिटन फॉर्म में और ओरिजिनल फॉर्म में आपको रिप्लाई करती है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन केस में प्यारे बच्चों हमेशा याद रखेगा आपको एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिजाइन करनी पड़ती है। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। डिजाइन का मतलब कंफर्मेशन में सामने वाली पार्टी का एड्रेस सही आना चाहिए, आपका रिटर्न एड्रेस आना चाहिए। अगर आपका रिटर्न एड्रेस नहीं आएगा तो आपको कंफर्मेशन डायरेक्टली रिसीव नहीं होगी। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्सटर्नल कंफर्मेशन डिजाइन में कि आप जिस बंदे को मुखातिब कर रहे हैं टू,
वो नॉलेजेबल पर्सन होना चाहिए, बिकॉज अगर नॉलेजेबल पर्सन से रिप्लाई नहीं आएगा तो वो कंफर्मेशन आपके लिए यूजलेस है। जब आप कंफर्मेशन डिजाइन करेंगे तो आप कंफर्मेशन लेके जाएंगे मैनेजमेंट के पास, मैनेजमेंट कहेंगे भाई इस पर साइन करें, मुझे कंफर्मेशन सेंड करनी है। या तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने देगी या मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देगी। अगर तो मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन सेंड करने नहीं देती, आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे भाई क्या रीजन है, 210 में तो कहा था सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे, तो क्यों मुझे कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहे। आप उससे बड़े ही आराम से इखलाक से इंक्वायर करेंगे भाई रीजन बता दे मुझे। अगर मैनेजमेंट आपको रीजन बताती है तो उस रीजन को आपने मान नहीं लेना है, बिकॉज आइजा 500 के हिसाब से इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपने उस रीजन के ऊपर उसको वेरीफाई करना है, उसके अगेंस्ट ऑडिट एविडेंस सीख करना है कि क्या वो वैलिड है भी कि नहीं, क्या वो रीजनेबल है भी कि नहीं। अब ये दो चीजें हैं कि चाहे रीजनेबल हो या ना हो, ये दूसरी चीज है। ऐसा कहता है फिर आप कोशिश करें ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की। अगर तो मिल जाता है हैप्पी एंडिंग मुबारक हो, अगर तो नहीं मिलता इट विल बी कंसीडर्ड एज अ स्कोप लिमिटेशन। डन हो गया 705। लेकिन वो जो रीजन अगर रीजनेबल नहीं है, अगर वो रीजन रीजनेबल नहीं है या वो रीजन रीजनेबल है भी, तो एक काम तो करना ही है, अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करना है और मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। लेकिन अगर वो रीजन आपको जस्टिफाइबल नहीं लग रही तो इसका मतलब है आइजा 240 रिस्क ऑफ फ्रॉड को भी इवेल्युएट करें। मैनेजमेंट जानबूझ के शायद आपको कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रही बिकॉज को डर ये लग रहा है कि पकड़ी जाएगी, वो कस्टमर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो फिक्टिशियस जर्नल एंट्री है। तो आइजा 240 में सर्कमस्टांसेस इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड में ये लिखा हुआ है कि जी मैनेजमेंट अगर आपके ऊपर कोई लिमिटेशन इंपोज करती है, कोई रिस्ट्रिक्शन डालती है, तो इट मे इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। तो आइजा 505 से 240 पे लिंक हो सकता है। अगर मैनेजमेंट आपको कंफर्मेशन भेजने दे दे तो या तो कंफर्मेशन रिसीव्ड होगी या कंफर्मेशन रिसीव्ड नहीं होगी। अगर तो कंफर्मेशन आपको रिसीव्ड हो जाती है प्यारे बच्चों, अच्छा अगर तो रिसीव नहीं होती तो फिर तो आसान तरीका है, आप ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे उन सिनेरियो में जहां पे ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। लीगल कंफर्मेशन मैंडेटरी है, उसके बगैर रिपोर्ट साइन नहीं होती, साइनिंग कंडीशन में आ रहा होता है। बैंक की कंफर्मेशन मैंडेटरी है, साइनिंग कंडीशन में आ रहा होता है। बैंक की कंफर्मेशन नहीं मिलेगी, रिपोर्ट साइन नहीं होगी, बिकॉज कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स अवेलेबल नॉर्मली नहीं होते। अगर तो कंफर्मेशन आपको मिल जाती है, आप चेक करेंगे रिलायबल है कि नहीं है, थर्ड पार्टी से आई है, डायरेक्टली मुझे आई है, रिटर्न फॉर्म में आई है, आप इसकी रिलायबिलिटी चेक करेंगे। अगर तो रिलायबल नहीं है तो आप मैनेजमेंट से कहेंगे भाई रिलायबल नहीं है, उसको बोलो डायरेक्टली मुझे भेजे। अगर तो कंफर्मेशन लेट से रिलायबल है, फिर आप जाके मैच करेंगे कि क्या बैलेंस मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैलेंस मैच कर रहा है हैप्पी एंडिंग, बैलेंस मैच नहीं कर रहा तो इसका मतलब है ये तो एक्सेप्शन है, ये तो डिफरेंस है। आप मैनेजमेंट से कहेंगे रिकंसिलिएशन दें, इसकी मुझे रिकंसिलिएशन बना के दें और आप उस रिकंसाइलिंग आइटम्स के ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लेंगे। अच्छा, आइजा 505 हमारे पास कंफर्मेशन ओपन भी होती है, ब्लैंक भी होती है, ठीक है जी। आइजा 505 के बाद अगर सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है वो हमारे पास है आइजा 510 ओपनिंग बैलेंसेस। आइजा 510 ओपनिंग बैलेंस आपसे क्या कहता है, ये अप्लाई होता है आइजा 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में। क्या मतलब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का, इनिशियल ऑडिट अगर तो पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ या पिछले साल का ऑडिट किसी और ऑडिट फर्म ने किया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 22 के ऑडिटर बने हैं, 21 का ऑडिट किसी और ने किया या 21 ऑडिटेड नहीं है, तो 22 के ऊपर तो आप ओपिनियन उस वक्त तक नहीं दे सकेंगे जब तक आपने ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर काम नहीं किया होगा। चूंकि ये 500 की सीरीज है तो ये ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का कह रही है। तो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर तो मेरे पास 2022 में फिक्स एसेट 200 रुपए का आ रहा है तो 150 रुपए तो ओपनिंग से आ रहा होगा, तो 200 पे ओपिनियन कैसे दूंगा जब तक मैंने 150 पे काम नहीं किया। तो आइजा कहता है कि आपने 510 के हिसाब से आपने ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम करना है, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेना है। तो क्या मेरे पास की प्रोसीजर्स हैं जिससे मैं ओपनिंग बैलेंस के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले सकता हूं। आइजा कहता है सबसे आसान तरीका पिछले साल के ऑडिटर्स के, अगर तो ऑडिट हुआ है तो पिछले साल के ऑडिटर के वर्किंग पेपर को रिव्यू कर लो, एंड हो गया, सही है। दूसरा, इस साल के प्रोसीजर से तो मैं इस साल के जो तुम प्रोसीजर्स डिजाइन कर रहे होगे 330 के हिसाब से 2022 के ऊपर, उससे ऐसा हो सकता है कि 2021 के ऊपर तुम्हें कोई सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैंने 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई किया कि इन्वेंट्री इंपेयर्ड है, ठीक है, और मैंने 315 के हिसाब से रिस्क आइडेंटिफाई किया कि भाई इस साल के रेवेन्यू अकर्ड ही नहीं हुआ है और मैं इस साल की सेल्स वेरीफाई कर रहा हूं और सेलिंग प्राइस वेरीफाई कर रहा हूं। ये प्रोसीजर्स मैंने रेवेन्यू पे किया था, लेकिन इससे 2021 में जो इन्वेंट्री है उसकी मुझे सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस पता चल गई और ये एश्योरेंस मिल गई कि इन्वेंट्री कितने की बिकी है इस साल। तो क्या ओपनिंग पे जो इन्वेंट्री की इंपेयरमेंट आ रही है वो सही आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इस साल के प्रोसीजर्स आपको ओपनिंग बैलेंस के ऊपर
और अगर ये भी नहीं है तो फिर आपको स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। वो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर्स वही है जो कि हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक हो गया जी। अच्छा, आइजा 510 के बाद और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ये देखनी है कि अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंट है। ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कोई मसला आ जाए, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर काम ना हो, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर कोई स्कोप लिमिटेशन है, उसकी लिंकिंग आइजा 710 से होगी। अच्छा, आइजा 510 के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास था आइजा 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। देखें, ये वो एनालिटिकल प्रोसीजर है, एक एनालिटिकल प्रोसीजर आइजा 315 में यूज हो रहा था, लेकिन ये रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए हो रहा था। ये फ्रॉड में भी यूज हो रहा था ताकि रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए। अगर 330 के हिसाब से मैं देखूं तो उसको एनालिटिकल नहीं, इसको कहता है वो टू यूज एनालिटिकल प्रोसीजर एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। जब आप इसको एनालिटिकल प्रोसीजर को एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करते हैं तो इससे आपको ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो सकता है। यहां आइजा 520 आपके पास अप्लाई हो जाता है और आपसे कहता है कि जी जब आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो आपने कुछ रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना पड़ेगा। वो रिक्वायरमेंट क्या होगी, आपने ये देखना होगा कि क्या सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर रेलिवेंट है भी कि नहीं, रिलायबल है भी कि नहीं, क्या डेटा आपके पास डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में है, क्या डेटा की सोर्स थर्ड पार्टी सोर्स है, अगर थर्ड पार्टी सोर्स है तो ज़्यादा रिलायबल है, क्या वो डेटा आपके सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से कंपेरेबल है। मैं इसके ऊपर 2 से 3 चीज़ें ऐड कर दूँ। फर्म में आपने डेप्रिसिएशन के ऊपर सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किया होगा। कैसे किया होगा, आपने कहा होगा ये ओपनिंग एसेट्स हैं, ये एडिशंस हुई हैं, ये डिस्पोजल हैं, ये क्लोजिंग एसेट्स हैं, ये एवरेज एसेट्स हैं। इन एवरेज एसेट्स को आपने डेप्रिसिएशन रेट से मल्टीप्लाई किया होगा। आपके हिसाब से एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके हिसाब से आया होगा एज पर ऑडिटर, और एक मैनेजमेंट ने रिकॉर्ड किया होगा। और आप देखेंगे दोनों में इतना डिफरेंस लेट से नहीं आ रहा है, डिफरेंस थ्रेशोल्ड से कम आ रहा है, तो आप कहेंगे मैंने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को वेरीफाई कर लिया। या आप पेरोल वेरीफाई करते हैं तो पेरोल का पिछले महीने का डेटा लेते हैं, उसको 12 महीने से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके अंदर एडिशंस ऐड करते हैं, डिस्पोजल माइनस करते हैं। ये जो आप काम करते हैं ये 520 के हिसाब से करते हैं और ये यही कहता है कि डेटा डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में होना चाहिए, डेटा रिलायबल होना चाहिए। जब तक उसके ऊपर आप काम नहीं करेंगे आप आइजा 520 के हिसाब से एनालिटिकल प्रोसीजर्स को एज अ सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करके ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर सकते। अगली हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आइजा 530 सैम्पलिंग। सैम्पलिंग में हमारे पास स्टैंडर्ड कहता है आपको कि यार आपने डिज़ाइन करनी है सैम्पलिंग को। सैम्पलिंग को डिज़ाइन कैसे करनी है, सैम्पलिंग को आपने ऐसे डिज़ाइन करनी है कि आपने सबसे पहले ये असेस करना है कि आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, आपके सैंपल साइज कितने हैं, आपके पास सैंपल सिलेक्शन मेथड क्या है, स्टैटिस्टिकल है कि नॉन स्टैटिस्टिकल है, क्या आप स्ट्रेटिफिकेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मिस स्टेटमेंट को डिफाइन करें ताकि कल को मिस स्टेटमेंट को आप प्रोजेक्ट कर सकें। सही है, ये हमें आइजा 530 सैम्पलिंग बताता है। सैंपल सिलेक्शन मेथड हमारे पास क्या है, हमारे पास मॉनिटरी यूनिट सैंपल है, हमारे पास रैंडम नंबर जनरेटर है, हमारे पास ब्लॉक सिलेक्शन है, हमारे पास हैपहैज़र्ड सैम्पलिंग है, हमारे पास सिस्टमैटिक सैम्पलिंग है। ये 5 मेथड है, इनमें से कुछ स्टैटिस्टिकल है कुछ नॉन स्टैटिस्टिकल है। ठीक है, ये जो सैम्पलिंग है, अगर आप सैम्पलिंग करते हैं किसी पॉपुलेशन के ऊपर और अगर वो स्टैटिस्टिकल है तो उसके रिजल्ट्स को आप प्रोजेक्ट करते हैं पूरी पॉपुलेशन में। जब आप पूरी पॉपुलेशन में प्रोजेक्ट करते हैं और अगर वो टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है, टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से कम है, आप उसको इग्नोर कर देंगे, आप कहेंगे पीपी बिल्कुल ठीक है। सही है, अगर वो आपके टॉलरेबल मिस स्टेटमेंट से एक्सीड कर जाता है, यहां पे आइजा 530 ट्रिगर कर जाएगा और आइजा 530 कहता है चूंकि एक्सीड कर चुका है तो क्वालिफाइड अनमॉडिफाइड ये नहीं, बिकॉज आपने तो प्रोजेक्शन करी है, तो प्रोजेक्शन में तो सैम्पलिंग रिस्क है, क्या पता रिमेनिंग पॉपुलेशन बिल्कुल सही हो, क्या पता रिमेनिंग पॉपुलेशन पूरी की पूरी खराब हो। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं 100 रुपए में से अगर आपने 20 रुपए वेरीफाई करे, ठीक है, और 20 रुपए में से 5 रुपए गलत है, तो जब 20 रुपए में से 5 रुपए गलत है, आपने 20 रुपए को वेरीफाई किया स्टैटिस्टिकल सैंपलिंग से, 20 में से अगर 5 गलत है तो 100 में से 25 गलत हो गए। अब ये 25 अगर गलत होगा, लेट से आपकी मैच्योरिटी 20 रुपए की है, तो आप क्वालिफाई नहीं करेंगे। आइजा कहता है नहीं, बिकॉज क्या पता रिमेनिंग 80 के 80 गलत हो या रिमेनिंग 80 बिल्कुल सही हो। तो यहाँ आइजा आपसे कहता है कि फिर आप मैनेजमेंट के पास बैठे और मैनेजमेंट से कहिए 5 रुपए की मिस स्टेटमेंट का नेचर क्या है, ये कैसे हो गई मिस स्टेटमेंट, कंट्रोल से इतने अच्छे थे आपके, मिस स्टेटमेंट कैसे हो गई। आप मैनेजमेंट को कहेंगे कि जी इन्वेस्टिगेट करें, रिमेनिंग 80 नंबर की पॉपुलेशन को आप टेस्ट करें, एक एक सैंपल चेक करें और मुझे बताएं रिमेनिंग में कितना मिस स्टेटमेंट है, ताकि मैं चेक कर सकूंगा मिस स्टेटमेंट है कितने की। फिर आप उसके बाद जब मैनेजमेंट आपको जो भी जवाब देगी, आप मजीद अपने सैंपल साइज बढ़ाएंगे, बिकॉज यहाँ पे एरर और फ्रॉड के चांसेस ज्यादा है, आप मजीद अपने सैंपल साइज बढ़ाएंगे ताकि आपको पता चल जाए कि 100 रुपए की पॉपुलेशन में एक्चुअल मिस स्टेटमेंट कितनी है, और उसके बेसिस पे फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपने ओपिनियन मॉडिफाई करनी है या नहीं करनी है। ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है आइजा 530 सैंपलिंग का।
अगला सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्यारे बच्चों हमारे पास आइजा 540 जिसका नाम है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपसे क्या कहता है? ये अकाउंटिंग एस्टिमेट 200 की वजह से आया बिकॉज 200 में जब वो कहता है एस्टिमेट्स इनहेरेंट लिमिटेशन है, यहाँ आपको गाइडेंस देता है आइजा 540 इज इक्वल टू आइजा 315 प्लस आइजा 330। एस्टिमेट्स आइजा 540 का नाम है ऑडिटिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इसका मतलब ये है कि जी आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का ऑडिट करना है। कैसे ऑडिट करें? आपने कुछ काम प्लानिंग फेज में करना होगा, कुछ काम परफॉर्मेंस फेज में करना होगा। क्या प्लानिंग फेज में काम करना होगा? आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। किस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी? मैनेजमेंट के प्रोसेस की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी कि वो किस तरीके से एस्टिमेट्स के बारे में कहता है। मैनेजमेंट के कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी। देखिए, कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करना और टेस्ट करना दोनों डिफरेंट चीजें, सही है। उन कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग आपने ऑब्टेन करनी पड़ेगी ताकि आप एस्टिमेट्स के ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके और असेसमेंट इसकी सिग्निफिकेंटनेस होगी। फिर एज अ 540 दूसरा फेज आपको कहता है रिस्पांस। जब आप रिस्पांस बनाएंगे और ऊपर आपने अंडरस्टैंडिंग में कहा हाँ जी कंट्रोल मौजूद है, फिर आपके कंट्रोल को टेस्ट करना है, तो एक रिस्पांस आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, चूंकि आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं और मैनेजमेंट से एस्टिमेट्स की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं, तो इसका मैनेजमेंट के प्रोसेस की भी अंडरस्टैंडिंग ले चुके हैं। अब परफॉर्मेंस फेज में आपका काम होगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में कहा गया है और जो अंडरस्टैंडिंग मैंने ली है, क्या दोनों आपस में कंसिस्टेंट है भी या नहीं। जो मैंने ऊपर कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ली, आप परफॉर्मेंस फेज में उनको टेस्ट करेंगे कि क्या वो कंट्रोल रीजनेबल है भी, क्या वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स करेंगे, क्या वो कंट्रोल इफेक्टिव है भी कि नहीं। तीसरा काम, आप एजम्पशंस को चेक करेंगे कि क्या एजम्पशंस मैनेजमेंट की रीजनेबल है। एजम्पशंस कहाँ बताई गई होंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क ने बताया होगा। क्या वो जो मैनेजमेंट बता रही है क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है? और सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे। आइजा 540 आपको सेंसिटिविटी एनालिसिस का कहता है। आइजा 540 कहता है यार वो एजम्पशन देख लो जिसको जरा सा ऊपर नीचे करोगे ना नंबर्स पूरे चेंज हो जाएंगे। ये हाईली सेंसिटिव एजम्पशन है, इसके ऊपर थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो कर दें। ये वो एजम्पशन है जहां पर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। अगला काम प्यारे बच्चों हमारे पास आइजा 550 रिलेटेड पार्टी। अगेन रिलेटेड पार्टी के अंदर 315 भी है, 320 भी है, 330 भी है और 240 भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइजा 500 भी है। क्या मतलब? आरपी के ऊपर आपने रिस्क को आइडेंटिफाई भी करना है, असेस भी करना है, इंक्लूडिंग द रिस्क ऑफ फ्रॉड। और आरपी अगर क्वांटिटेटिवली मटेरियल नहीं है तो क्वालिटेटिवली मटेरियल हो जाएगी। सिर्फ रिस्क आइडेंटिफाई करके बैठ नहीं जाना है, उस रिस्क के अगेंस्ट आपने रिस्पॉन्सेज भी बनाने हैं ताकि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सकें। आरपी के ऊपर प्यारे बच्चों रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करो? 315 कहता तो है ऑब्टेन दी अंडरस्टैंडिंग, तो यहां आप आरपी की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेंगे। क्या मतलब? मैनेजमेंट से पूछेंगे मुझे रिलेटेड पार्टी के नाम बताओ, मुझे उनके साथ रिलेशनशिप बताओ, मुझे उनके साथ ट्रांजैक्शंस बताओ, मुझे बताओ कि क्या इंटरनल कंट्रोल तुम्हारे पास है जिससे तुम ये इंश्योर कर सकते हो कि सारी की सारी आरपी आइडेंटिफाई, अकाउंट फॉर एंड डिस्क्लोज हो गई है। इसके बाद आरपी के साथ ट्रांजैक्शन को कौन ऑथराइज करता है, कौन अप्रूव करता है, और अगर आरपी के साथ कोई ट्रांजैक्शन है जो कि आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है तो उनको कौन ऑथराइज एंड अप्रूव करता है। ये वो आप काम करेंगे, इससे आपको रिस्क आइडेंटिफाई भी हो जाएगा इंशाल्लाह और रिस्क असेस भी हो जाएगा। असेसमेंट क्या होगी? अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो वो सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। ये अंडरस्टैंडिंग करके आइजा आपको 4 रिस्क बताता है। पहला रिस्क, मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी बताई नहीं है। दूसरा रिस्क, बता तो दी है लेकिन उसको एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया। तीसरा रिस्क फ्रॉड का, कि मैनेजमेंट ने आरपी के साथ बैठ के फ्रॉड किया है। और चौथा रिस्क, मैनेजमेंट ने आरपी की ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया होगा। तो ये 3-4 रिस्क होंगे जो कि आप आरपी के ऊपर आइडेंटिफाई कर रहे होंगे। इन रिस्क के अगेंस्ट आपने प्रोसेस परफॉर्म करना है। अगर आपका रिस्क ये है कि मैनेजमेंट ने आपको सारी की सारी आरपी नहीं बताई तो आप इन्वेस्टमेंट रजिस्टर देख लें, आप शेयर होल्डर रजिस्टर देख लें, आप मिनट्स देख लें, आप इन्वॉइसेस देख लें, आप कंफर्मेशंस देख लें। अगर आपको लगता है कि जी मैनेजमेंट ने बताए तो है लेकिन इसको एफएस में एडिक्वेटली डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, तो फिर आप एक काम ये करें कि जिसके साथ ये ट्रांजैक्शन हुई है आप रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेज दें। बट ये रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन भेजना, और कंफर्मेशन कहता है कि कंफर्मेशन तो एक बेहतरीन ऑडिट एविडेंस है। इस केस में ये बेहतरीन ऑडिट एविडेंस नहीं है बिकॉज ये आप ही की रिलेटेड पार्टी है, थर्ड पार्टी नहीं है। तो सिर्फ रिलेटेड पार्टी को कंफर्मेशन ना भेजें, रिलेटेड पार्टी के साथ आपके एक और चीज भी इन्वॉल्व होगी, एक इंटरमीडिएट इन्वॉल्व होगा, आपने उसको भी कंफर्मेशन भेजनी है, ठीक है। और उसके ऑडिटेड एफएस देख लें ताकि पता चल जाए एडिक्वेटली डिस्क्लोज है। तीसरा रिस्क हमारे पास हो सकता है फ्रॉड का, कि अगर मैंने आपको लगता है आरपी में मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया तो फ्रॉड के प्रोसेस अभी थोड़ी देर पहले पढ़े,
मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर लें, 2 साइड गवर्नेंस से इंक्वायरी कर लें, इंटरनल ऑडिट से इंक्वायरी कर लें, और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैनेजमेंट आरपी के साथ आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर सकती है। जब आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस कर सकती है तो आपने एग्रीमेंट इंस्पेक्ट करना है, बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट करना है। एग्रीमेंट देखना क्यों है? ताकि आप बिजनेस रैशनल को इवेल्युएट कर सके, ताकि आप ये देख सकें कि जी क्या ट्रांजैक्शन जैसी बताई गई है, मुझे जो मैनेजमेंट ने बताई और जो एग्रीमेंट में लिखी है, क्या वो आपस में कंसिस्टेंट है, क्या वो वैसी चीज एडिक्वेटली डिस्क्लोज है, और क्या इन आरपी की ट्रांजैक्शन को ऑथराइज्ड एंड अप्रूव किया है कि नहीं किया। ये जब आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लिए, तो ये जो कंप्लीटनेस का आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया था जिसमें आपको एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो जाती है या एग्जिस्टिंग आरपी के साथ न्यू ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाती है, आइजा आपसे कहता है जी पहली फुर्सत में अपने रिस्क असेसमेंट को रिवाइज करें, उसके अगेंस्ट मजीद प्रोसेस करें, एंगेजमेंट टीम को बताएं कि एक न्यू रिलेटेड पार्टी आइडेंटिफाई हो गई है, मैनेजमेंट से इंक्वायर करें कि आपके इंटरनल कंट्रोल इतने इनफेक्टिव क्यों थे कि रिलेटेड पार्टी को आइडेंटिफाई नहीं कर सके, न्यू रिलेटेड पार्टी के ऊपर मजीद ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, और ये सोचें कि कहीं मैनेजमेंट ने जानबूझ के तो आपको नहीं बताया, अगर जानबूझ के नहीं बताए तो आइजा 240 अप्लाई हो जाएगा, और 240 में ये मिस स्टेटमेंट है दैट इंडिकेट्स द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, आइजा 240 का ऑब्जेक्टिव 3 अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आइजा आपसे कहता है कि जी आप आ जाए और आइजा 560 अप्लाई करें। आइजा 560 में वो आपसे कहता है सब्सिक्वेंट इवेंट है। सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब है बैलेंस शीट डेट से लेकर डेट ऑफ, आइजा 560 का स्कोप बैलेंस शीट डेट से डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट तक है। यहां तक आपकी जिम्मेदारी है कि आपने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं ताकि आप सब्सिक्वेंट इवेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं क्या प्रोसीजर परफॉर्म करूं, जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। क्यों? बिकॉज एक IAS 10 मौजूद है, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी टू प्रिपेयर एफएस इन अकॉर्डेंस विद IFRS। आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे, बताएं आपका क्या प्रोसेस है, आप किस तरीके से सब्सिक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। उसके बाद आप मैनेजमेंट से इंक्वायर करेंगे क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हुआ है। इंक्वायरी अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप मैनेजमेंट से सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लेंगे, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे। अच्छा, अगर ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद कोई इवेंट होता है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है आइडेंटिफाई करना, मेरी जिम्मेदारी नहीं है प्रोसेस परफॉर्म करना। लेकिन अगर कोई इवेंट ऑडिट रिपोर्ट के बाद होता है, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के बाद होता है, मैनेजमेंट को देने के बाद होता है, तो इसका मतलब है अब मुझे बैठ के, अगर तो मुझे वो चीज डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट पता होती और वो मटेरियल इवेंट है, अब मैंने रिस्पॉन्ड करना है। रिस्पॉन्ड कैसे करूंगा? डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, डिटरमाइन वेदर एफएस नीड्स अमेंडमेंट, इंक्वायर हाउ मैनेजमेंट मेक्स एन अमेंडमेंट। अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करती है यस, तो फिर मैं उस अमेंडमेंट के ऊपर नेसेसरी ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करूंगा, सब्सिक्वेंट इवेंट के प्रोसीजर की डेट को एक्सटेंड कर दूंगा टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिट रिपोर्ट। उस वक्त तक अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उस वक्त तक मैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं करूंगा जब तक मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अप्रूव ना करते। लेकिन अगर मैनेजमेंट ने फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने से आपको मना कर देती है, आप ये देखेंगे क्या मैंने रिपोर्ट इशू कर दी है। अगर तो रिपोर्ट इशू नहीं करी, 705 के हिसाब से मॉडिफाई करें, हैप्पी एंडिंग। अगर तो रिपोर्ट इशू कर चुका तो आप मैनेजमेंट को नोटिफाई करेंगे कि देखिए खुदा का वास्ता है एफएस इशू ना करिएगा, सही है। अगर तो मैनेजमेंट फिर भी एफएस इशू कर देती है, फिर आप लीगल एडवाइस, फिर आपका लीगल एक्शन डिपेंड करता है आपकी लीगल एडवाइस के ऊपर। लेकिन अगर ये सारे मामलात एफएस इशू होने के बाद हो जाए तो सारे प्रोसीजर सेम रहेंगे, बस दो चीजें। अब ये जो धमकी है, ये जो असेसमेंट है कि कहीं रिपोर्ट इशू तो नहीं होगी, रिपोर्ट लाजमी इशू हुई होगी बिकॉज एफएस इशू हो चुका है, सही है। तो बस यहाँ पे एक चीज नहीं आ जाएगी, अगर मैनेजमेंट अमेंडमेंट करने के लिए एग्री हो जाती है तो रिव्यू द स्टेप्स टेकन बाय द मैनेजमेंट कि जिनको प्रीवियस एफएस मिल चुके हैं, क्या उनको ये कम्युनिकेट कर दिया गया है कि जी एक मार्केट में नए एफएस आने वाले हैं, ये एक पॉइंट यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अच्छा, आइजा 570 के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी आइजा 560 के बाद हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी जिसका नाम था आइजा 570 गोइंग कंसर्न। स्टैंडर्ड आपसे कहता है गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड भी अगर आप देखेंगे तो आपको 315 और 330 की कुछ रूहानियत मिलेगी यहाँ पे। क्या मतलब? गोइंग कंसर्न के ऊपर भी रिस्क आइडेंटिफाई करना है, तो रिस्क आइडेंटिफाई करना है तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या होंगे? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे। इंक्वायरी करनी क्या होगी? रिलेटेड पार्टी की नहीं, इवेंट्स और कंडीशन की, मैनेजमेंट के प्लान्स की, गोइंग कंसर्न के असेसमेंट की, क्या वो असेसमेंट 12 महीने की हुई है कि नहीं हुई, ये कुछ आपने इंक्वायरीज करनी होगी। गोइंग कंसर्न कब ट्रिगर करेगा? जब कोई इवेंट्स और कंडीशन होगा। ऐसा कहता है जब भी इवेंट्स और कंडीशन है तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न पे डाउट है। जब गोइंग कंसर्न पे डाउट है तो इसका मतलब है आपको अब गोइंग कंसर्न एजम्पशन के ऊपर सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं। कैसे ऑब्टेन करूं? प्रोसीजर्स परफॉर्म करें। क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म करूं? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट देख लें एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। उसके बाद मैनेजमेंट से कैश फ्लोज एंड पीएनएल फोरकास्ट ले लें, सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस देख लें, मैनेजमेंट के एजम्पशंस को देख लें कि क्या वो रीजनेबल है, इंक्वायरी विद द इन-हाउस लीगल काउंसिल अगर एप्लीकेबल है वो कर लें, और लोन एग्रीमेंट आप देख लें, सही है। और इसके अलावा जो इवेंट और कंडीशन उससे रिलेटेड एक स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करें। ये प्रोसेस परफॉर्म करने के बाद अगर आपको लगता है कि गोइंग कंसर्न बेसिस एप्रोप्रिएट है, ठीक है,
तो फिर एक अगला सवाल करें, क्या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। अगर मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब है मैनेजमेंट को एफएस में एक डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, और अगर वो डिस्क्लोजर एडिक्वेट है तो आप अपनी ओपिनियन में अनमोडिफाइड ओपिनियन देंगे, लेकिन आपकी रिपोर्ट में एक बड़ा सा सेक्शन आएगा जिसका नाम होगा मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न सेक्शन। अगली चीज हमारे पास आइजा 580 है जिसका नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अगली चीज हमारे पास आइजा 580 है प्यारे बच्चों जिसका नाम है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ये जितने भी आइजाज आप पढ़ चुके हैं उसमें से एक दो आइजाज अभी हमने देखने हैं, उसके ऊपर आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी होती है। किन आइजाज के ऊपर करनी होती है? आइजा 540 के ऊपर करनी होती है, 550 के ऊपर करनी होती है, 560 के ऊपर करनी होती है, 570 के ऊपर करनी होती है, आइजा 240 फ्रॉड के ऊपर करनी होती है, 501 के हिसाब से जो लिटिगेशन एंड क्लेम्स है उसके ऊपर आपने करनी होती है। एक अभी हम आइजा थोड़ी देर में पढ़ेंगे आइजा 250 कंसिडरेशन ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर। ये समझने की कोशिश करें आपने फ्रॉड पे, एस्टिमेट्स पे, रिलेटेड पार्टी पे जो प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं वो मैनेजमेंट से ही पूछे, वो मैनेजमेंट के ही डॉक्यूमेंट देखें, और ज्यादातर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करिए। फॉर एग्जांपल फ्रॉड में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे थे, सब्सिक्वेंट इवेंट में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर रहे थे क्योंकि सब्सिक्वेंट इवेंट तो नहीं हुआ, एस्टिमेट्स में मैनेजमेंट की असम्पशंस को देख रहे थे, रिलेटेड पार्टी में भी मैनेजमेंट से इंक्वायरीज कर रहे थे। तो ये जो इंक्वायरी उसको एटलीस्ट लिखवा लें आप, और क्या लिखवा लें? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में लिखवा लें। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अलोन कैन नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपके ऑडिट एविडेंस को सपोर्ट करता है। ये जो प्रोसेस परफॉर्म किए हैं ये लाजमी करना है। इन एडिशन टू दैट आपने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करनी है। अगर आप मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करने जाएंगे तो एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस 210 से रिलेटेड थी कि भाई लिख के दें कि आपने एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बना लिए हैं और सारे की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, ये लिख के दें, क्यों वहां पे लिख के दिया था कि प्रोवाइड कर दूंगा और एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बना लूंगा। यहाँ पे आप कहेंगे अगर मैनेजमेंट आपको ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती, आइजा कहता है डिस्क्लेमर, खत्म, आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। और फिर आइजा दूसरा ऑब्जेक्टिव आपको कहते हैं जो स्पेसिफिक आइजाज है इनके ऊपर मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले, या तो मैनेजमेंट आपको वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन देगी या मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नहीं देगी। अगर तो मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर देती है तो आप देखिए क्या वो रिलायबल है। क्यों? बिकॉज जो ऑडिट एविडेंस मिले हैं और जो मैनेजमेंट लिख के दे रही है कहीं इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं आ रही, सही है, या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट तो नहीं हो रहा। अगर तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट है, इट मींस जो वो लिख के दे रही है उसमें भी डाउट क्रिएट हो चुका है। तो भाई अब क्या करें? आइजा कहता है कि मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो चुका है, मुझसे क्यों पूछा? 240 में पढ़ा तो है, जितनी भी रिस्क असेसमेंट उसको रिवाइज करें, ऑडिट एविडेंस और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो जाएगा। लेकिन अगर मैनेजमेंट आपको फॉर एग्जांपल लिख के देती है कि मैंने सारे के सारे सब्सिक्वेंट इवेंट आपको आइडेंटिफाई कर दिए, सही है, कम्युनिकेट कर दिए, और आपको कोई सब्सिक्वेंट इवेंट आइडेंटिफाई हो जाता है, इट मींस देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन ऑडिट एविडेंस एंड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आइजा आपसे कहता है कि आप प्रोसीजर्स परफॉर्म करें ताकि ये मैटर रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, अगर तो मैटर रिजॉल्व हो जाता है अच्छी बात है, अगर मैटर रिजॉल्व नहीं होता तो इसका मतलब है मैनेजमेंट ने आपसे झूठ बोला है। एविडेंस देने वाली भी है, लिखने वाली भी है, दोनों आपस में कंसिस्टेंट नहीं है। जब झूठ बोला है तो 240 ट्रिगर कर जाएगा, मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैनेजमेंट आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड नहीं करती तो आइजा कहता है यार उस वक्त तो एंगेजमेंट लेटर में कहा था कि तुम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करोगे, अब क्यों प्रोवाइड नहीं कर रहे? तो आइजा कहता है मैनेजमेंट से डिस्कस करें, और जैसे डिस्कस करके निकले मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीवैल्यूएट करेंगे। भाई उस वक्त तो कहती थी, और यहाँ पे इंक्वायरी जब कर रहा था तो कहती सारे के सारे फ्रॉड बता दिए, कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ, और जब मैं कह रहा हूं लिख के दो कि कोई भी फ्रॉड नहीं हुआ तो लिख के नहीं दे रही, तो मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी को रीवैल्यूएट करें, जिस चीज के ऊपर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगी है उसको दफा करें। जितनी भी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है उन सबकी रिलायबिलिटी पे डाउट क्रिएट हो चुका है, उन सबके ऑडिट एविडेंस पे भी डाउट क्रिएट हो चुका है, अब इसको दफा करें, उसके ऊपर आ जाए। क्या यहां तक बात समझ आती है? अच्छा जी, अगली चीज जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, वो हमारे पास है, मैं यहाँ पे एक काम ये करता हूं, मैं उसको आइजा 402 का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं आपको। आइजा 402, फिर उसके बाद आइजा 600। आइजा 402 सर्विस ऑर्गेनाइजेशन प्यारे बच्चों, आइजा 402 क्या है? ये जो काम था 315 के हिसाब से आपको करना था, शायद ये काम आप नहीं कर सकते। ये जो काम था 330 के हिसाब से जो आपने करना था, शायद ये काम नहीं कर सकते। क्या मतलब है कहने का यार? मतलब सिंपल सा है कि जी अगर मैं किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा हूं और उस कंपनी ने अपना कोई फंक्शन आउटसोर्स कर दिया है, सबसे पहले आप देखेंगे कि क्या ये मटेरियल है भी कि नहीं। बिकॉज अगर ये मटेरियल है तो इसका मतलब है कि जी आपने तो उसके ऊपर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। जब रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है तो 315 के हिसाब से इंक्वायरीज करनी है, एनालिटिकल प्रोसीजर करना है, अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है।
अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के लिए आप किसके पास जाएंगे? यूजर एंटिटी के पास। यूजर एंटिटी के पास जब आप अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने जाएंगे, अगर तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग दे देती है तो इसका मतलब है अब 402 अप्लाई नहीं होगा। अगर तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं देती तो 705 भी अप्लाई नहीं होगा, स्कोप लिमिटेशन नहीं है। अंडरस्टैंडिंग किसके पास होगी? इस दुनिया में कोई ना कोई तो काम कर रहा है ना यार। कौन काम कर रहा है? जिसको आपने आउटसोर्स किया हुआ है। आप कोशिश करेंगे या तो उससे T1 या T2 रिपोर्ट मिल जाए, या उससे कोई मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाए थ्रू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, या आप डायरेक्टली वहां जाके अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर लेंगे, या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लेंगे, ताकि आपको बस किसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन हो जाए। बिकॉज अब 315 के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन नहीं होगी तो रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा। जब रिस्क आइडेंटिफाई नहीं होगा तो रिस्क की असेसमेंट नहीं होगी। जब रिस्क की असेसमेंट नहीं होगी तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स नहीं होगा। जब रिस्पॉन्स नहीं होगा तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होगा। अगर तो इन तरीकों से भी आप रिस्क आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आयजा कहता है अब ये स्कोप लिमिटेशन है। बिकॉज जब रिस्क ही नहीं है तो प्रोसीजर नहीं है, जब प्रोसीजर नहीं है तो एविडेंस नहीं है, जब एविडेंस नहीं है तो ये स्कोप लिमिटेशन है। आयजा कहता है चले जी, अगर तो आपने अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर ली किसी भी तरीके से, सही है, अब मसला आएगा जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई करे उसके अगेंस्ट प्रोसेस परफॉर्म करने। प्रोसीजर्स तो अभी हमने पढ़ा 330 के हिसाब से, टीओसीज, टीओडीज। तो क्या कंट्रोल यूजर एंटिटी के पास मौजूद है? अगर मौजूद है कंट्रोल टेस्ट कर लो। अगर तो कंट्रोल मौजूद नहीं है तो मतलब वो कंट्रोल कहां होंगे? वो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में होंगे। तो या तो उसके ऑडिटर की T2 रिपोर्ट ले लो जो कि 3402 के हिसाब से बनी होगी, या खुद जाके वहां पे कंट्रोल टेस्ट कर लो। तुम भी नहीं जा सकते, किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लो। और ये जो कोई और ऑडिटर होगा प्यारे बच्चों, इसका नाम होगा आयजा 600, जिसके ऊपर हम थोड़ी देर में आ रहे हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, तो ये काम कर लें आप। अगर टेस्ट ऑफ डिटेल्स करने हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखने। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अगर यूजर एंटिटी के पास पड़े, हैप्पी एंडिंग। यूजर एंटिटी के पास नहीं पड़े तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़ोगे, या तो खुद जाके वहां पे देख कर आ जाओ डॉक्यूमेंट, या किसी और ऑडिटर को एंगेज कर लो। ये हमारे पास 402 है। 402 का सिंपल सा मसला ये है कि आप 315 और 330 बस अप्लाई कर लें। यूजर एंटिटी है उधर अप्लाई कर लें, उधर नहीं है तो वहां जाके अप्लाई कर लें। एक हमारे पास और आयजा है जिसका नाम है आयजा 600। इस आयजा 600 को समझने की कोशिश करिएगा, ये है क्या। अगर एक कंपनी की कंपोनेंट्स हैं, और उस कंपोनेंट्स में उसके पास सब्सिडरीज है, एसोसिएट्स हैं, वो कंपोनेंट जो कि सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, तो आयजा कहता है या तो उसका ऑडिट करो, खुद नहीं कर सकते तो किसी ने जो ऑडिट किया हुआ है तो उसके काम को इवैल्यूएट करेगा, उसका काम ठीक है या नहीं। मैं इसके लिए एक छोटी सी यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ। अगर एक होल्डिंग कंपनी है प्यारे बच्चों, सही है, और होल्डिंग कंपनी की एक सब्सिडरी 1 है, एक सब्सिडरी 2 है, एक सब्सिडरी 3 है, सही है। आप होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर है, लेट से आप PwC है, इसका ऑडिटर लेट से KPMG है, इसका EY है, इसका यूसुफ आदिल है, ठीक हो गया जी। अगर आप इन कंपनीज को ऑडिट कर रहे हैं तो ये जो अप्लाई होगा ये PwC के ऊपर अप्लाई होगा। PwC के ऊपर जब अप्लाई होगा तो PwC ने सबसे पहले देखना है कि सब्सिडरीज में से कौन सी सब्सिडरी सिग्निफिकेंट है। आयजा कहता है सब्सिडरी 3 सिग्निफिकेंट है। क्यों सब्सिडी सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इस सब्सिडी का साइज ऐसा है कि जब ये कंसोलिडेट होगा यहाँ पे तो बड़ा मटेरियल बन जाएगा। तो उसने कहा ठीक है जी, ये सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। अब इसको ये मुखातिब कर रहा है सिग्निफिकेंट कंपोनेंट के नाम से। सब्सिडी 2 का साइज बड़ा नहीं है, सही है, लेकिन इसके अंदर एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनी में एक रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो सकता है। एक ऐसा अकाउंट बैलेंस और क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन ऐसा है जिसकी वजह से होल्डिंग कंपनी में एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है। आयजा कहता है ठीक है जी, या तो इसका पूरा ऑडिट कर लो, या जिस चीज के ऊपर रिस्क है सिर्फ उसको ऑडिट कर लो। तुम ऑडिट कर लो, अच्छी बात है। तुम ऑडिट नहीं कर सकते, कोई और ऑडिट कर रहा है, उसके काम की हेल्प ले लो। उसके काम की जो हेल्प लेनी है वो आयजा 600 है प्यारे बच्चों। ये सब्सिडी जो है, ये सब्सिडी सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है? ना इसमें कोई बड़ा रिस्क है, ना ये एफएस में जाके कंसोलिडेट होकर कोई बड़ा नंबर बनेगा इसका। ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, ये मेरे पास इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इसके ऊपर भी आयजा 600 अप्लाई होगा। कैसे अप्लाई होगा मैं आपको बता रहा हूं, सुनिएगा। आयजा कहता है ये इसके रिजल्ट्स यहां पे मर्ज होंगे, इसके रिजल्ट्स यहां पे मर्ज होंगे, इसके रिजल्ट्स यहां पे मर्ज होंगे। ये जो दो हैं ये तो सिग्निफिकेंट है, ये दोनों कंपोनेंट सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है। इसके रिजल्ट जब यहां पे मर्ज होंगे तो तुम, आयजा आपको ऑप्शन देता है आप खुद ऑडिट कर लेना। जब आप खुद ऑडिट करेंगे तो 600 अप्लाई नहीं करेंगे। मैनेजमेंट कहती है यार क्यों ऑडिट करना है आपने, यहाँ पे है ना यूसुफ आदिल है, यहाँ पे EY है, तो आप इनकी फाइल्स वगैरह रिव्यू कर लें। यहाँ पे आयजा 600 आपको कहता है कि अगर तुम जो खुद ऑडिट करने जाते तो कैसे करते। आयजा कहता है मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस, आयजा 600 कहता है मतलब मैं PwC आयजा को क्या बताता, मैं कहता मैं क्लाइंट एक्सेप्टेंस करता, मैं एंगेजमेंट एक्सेप्ट करता, मैं उस कंपोनेंट पे सब्सिडी 3 पर रिस्क आइडेंटिफाई करता, उस रिस्क की असेसमेंट करता, मैं उस कंपोनेंट की मटेरियलिटी डिटरमाइन करता, मैं उस रिस्क के अगेंस्ट रिस्पांस बनाता, मैं फ्रॉड के रिस्क आइडेंटिफाई करता, मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने की कोशिश करता। आयजा कहता है बस सिंपल सी बात है, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में लिखो और ये डॉक्यूमेंट तुम एज अ PwC यूसुफ आदिल को भेजो
और यूसुफ आदिल को बोलो कि जो तुम सब्सिडी 3 को ऑडिट कर रहे हो ना, ये तुम मेरे हिसाब से करोगे। जो मैं तुम्हें रिस्क बता रहा हूं उसके ऊपर काम करना है, जो मैं तुम्हें मटीरियलिटी बता रहा हूं उस मटीरियल को यूज करके तुमने काम करना है, जो मैं तुम्हें रिस्पॉन्स बता रहा हूं वो रिस्पॉन्सेस परफॉर्म करना है। तो जब आप उससे काम इस तरीके से करवाएंगे, अच्छा मैं अगर ऑडिट करता क्लाइंट एक्सेप्टेंस तो मैं देखता मैं एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं कॉम्पिटेंट हूं, तो ऐसा कहता है यही चीजें तुम यूसुफ आदिल ईवाई के लिए असेस कर लो कि क्या वो कॉम्पिटेंट है नहीं है, क्या वो इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, क्या वो एथिकल रिक्वायरमेंट से कंप्लाई कर रहा है। मतलब अब तक प्यारे बच्चों मैंने आपको जो पढ़ाया है, जितना कुछ पढ़ाया है, वो सारी चीजें आप इंश्योर कर लेंगे इनके थ्रू, और आप ये इंश्योर कर लेंगे या कैसे हैं, और ये सारी चीजें इनको कम्युनिकेट कर देंगे प्यारे बच्चों। ये हमारे पास कहलाएगा आइजा 600 इन 2 कंपोनेंट्स के लिए। चूंकि ये इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, चूंकि सब्सिडरी 1 इनसिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, आइजा कहता है इसके ऊपर आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म कर लें। आप उसके एफएस, ऑडिटेड एफएस लें, नंबर्स को देखें, एनालिटिकली देखें कि कोई चीजें मैच कर रही है नहीं कर रही, कोई इनकंसिस्टेंट डेविएशन नहीं है, उसके ऊपर मैनेजमेंट से इंक्वायरी वगैरह कर लें। अदरवाइज एनालिटिकल प्रोसीजर, यहाँ पे आपको कंपोनेंट ऑडिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 2 जगह पे अगर कंपोनेंट ऑडिटर है तो उनसे जरूरत पड़ेगी, अगर कंपोनेंट ऑडिटर नहीं है इनके, आप खुद बैठ के ऑडिट कर ले, कोई मसला थोड़ी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, आइजा 600 के बाद हमारे पास अब स्टार्ट होने जा रहा है, मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। आइजा मैं यहीं पे लिख देता हूँ ना, आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट आइजा है प्यारे बच्चों, आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशन। अगर आइजा 250 लॉज एंड रेगुलेशन आपसे कहता है क्या, आपसे कहता है यार 2 किस्म के लॉज एंड रेगुलेशन है। एक लॉ एंड रेगुलेशन ऐसा होगा जिसकी वजह से एफएस में कोई नंबर आ रहा होगा, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सही है, WPPF, WWF, इनसे तो आपने, इसके ऊपर तो आपने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इस पे करना है कि क्या ये इनसे कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहा। बट कुछ लॉज एंड रेगुलेशन ऐसे होंगे कि जिससे आप कंप्लाई करेंगे तो एफएस में कोई इंपैक्ट नहीं आना, हाँ अगर नॉन कंप्लाइज कर जाएंगे तो एफएस में इंपैक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन, फॉर एग्जांपल कंपनीज एक्ट, सही है, फॉर एग्जांपल आपका कोई एनवायरमेंटल रेगुलेशंस अप्लाई, कोई कोविड की रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो जाती है, तो ये जो लॉज एंड रेगुलेशन है इसके ऊपर आपने नॉन कंप्लाइंसेस को आइडेंटिफाई करना है, बिकॉज इसके बेसिस पे कोई इंपैक्ट आ सकता है। अच्छा, स्टैंडर्ड आपसे क्या कहता है? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि वो चीज जो कि एफएस में इंपैक्ट कर रही है, एफएस में नंबर जो आ रहा है उसके ऊपर तो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस आपने ऑब्टेन करना है। वो लॉज एंड रेगुलेशन जिससे नॉन कंप्लाई करेंगे तो इंपैक्ट आएगा, तो आपकी डायरेक्शनल ऑफ टेस्टिंग भी उस नॉन कंप्लायंस की तरफ होनी चाहिए। आपने वो नॉन कंप्लायंसेस आइडेंटिफाई करनी है। कैसे आइडेंटिफाई करूं? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करें, लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करें, बोर्ड से इंक्वायरी करें, रेगुलेटर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देखें, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन करेंगे, भाई लिख के दो कि सारे के सारे लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लाई करो और कोई नॉन कंप्लायंस है तो मुझे बता चुके हो, ये काम करें। अगर आपको कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाती है प्यारे बच्चों, अगर कोई नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई हो जाता है, स्टैंडर्ड आपसे कहता है क्या? स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि जी फॉरेन से मैनेजमेंट से डिस्कस करें, उस लॉज एंड रेगुलेशन की डिस्कस करने से पहले उस लॉज एंड रेगुलेशन की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करें कि उसके उस लॉज एंड रेगुलेशन के ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या पेनल्टी लग सकती है। फिर मैनेजमेंट से डिस्कस करें, फिर लीगल काउंसिल डिस्कस करें। उनसे डिस्कस करने से पहले अगर आपने अपने लॉयर को इन्वॉल्व करना है, लीगल एडवाइस लेनी है, आप वो भी लें। ये सब करने के बाद आप इवैल्यूएट करें इसके इंपैक्ट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। और जब आप इवैल्यूएट करने जाएंगे प्यारे बच्चों, बहुत सी चीजें ट्रिगर कर सकती हैं। गोइंग कंसर्न भी ट्रिगर कर सकता है। कैसे गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर सकता है? बिकॉज लाइसेंस टर्मिनेट हो जाएगा। 501 भी ट्रिगर कर सकता है। कैसे 501 ट्रिगर कर सकता है? बिकॉज कोई लिटिगेशन क्लेम्स भी हो सकती है, पेनल्टी भी लग सकती है, रेगुलेटर आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। 240 फ्रॉड भी एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों एप्लीकेबल हो जाएगा? बिकॉज मैनेजमेंट ने जानबूझ के ये नॉन कंप्लायंस की है। तो एज ए 250 कहता है कि जी इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या हमें यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो ये हमारे पास आइजा 200 से लेके आइजा 600 तक हमारा क्विक रिवीजन था। आखिरी में हम आ जाते हैं प्यारे बच्चों किस चीज़ के ऊपर? रिपोर्टिंग के ऊपर। रिपोर्टिंग में हमारे पास पहला आइजा, ये जल्दी से हो जाएगा। रिपोर्टिंग के ऊपर हमारे पास पहला आइजा है ओपिनियन का। अगर आपको ये सारे काम आपने कर लिए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लिया, कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई नहीं हुई, आइजा 700। लेकिन अगर इस रिपोर्ट में अगर कोई लिस्टेड एंटिटी है, अगर आप जनरल पर्पस एफएस ऑफ द ऑडिट कर रहे हैं लिस्टेड एंटिटी का, तो आप की ऑडिट मैटर एप्लीकेबल हो जाएगा। की ऑडिट मैटर कौन सा मैटर होंगे? वो मैटर जो कि शायद आपका सिग्निफिकेंट रिस्क हो। की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन क्या है? वो मैटर जो कि दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स कंसिडरेशन, सही है, वो मैटर जो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट हो टू द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
वो मैटर्स आपके कैम होंगे। कैम को कम्युनिकेट कैसे करना है, रेफर करना होगा एफएस के डिस्क्लोजर से अगर कोई है तो। व्हाई इट इज अ कैम, उसमें 315 आपको हेल्प कर देगा। और आपने क्या की ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए, तो जितने प्रोसेस पड़े हैं वो आपको थोड़ा बहुत हेल्प कर देंगे। ये हमारे पास आइजा 701 है। आइजा 705 मॉडिफाइड ओपिनियन है। मॉडिफाइड रिपोर्ट ना कहिएगा, गलत वर्ड है, मॉडिफाइड ओपिनियन है। मैं कब अपनी ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगा, जब इन सीरीज के बेसिस पे मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले और एक स्कोप लिमिटेशन है, तो 705 आ जाएगा। अगर ये प्रोसेस परफॉर्म करे और कोई मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई और वो मिस स्टेटमेंट मटेरियल है, तो 705 अप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे पास 705 में 3 किस्म की ओपिनियन है, एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स, एक डिस्क्लेमर। और क्वालिफाइड भी 2 वजह से हो सकती है, मटेरियल मिस स्टेटमेंट की वजह से भी हो सकती है, मटेरियल स्कोप लिमिटेशन की भी वजह से हो सकती है। तीसरी चीज हमारे पास यहाँ पे आइजा 706, अगर कोई ऐसी चीज है, अगर मेरी रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जो कि मेरे फॉर एग्जांपल आइजा 570 से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, मेरे पास ओपिनियन से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, कैम से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, मॉडिफाइड ओपिनियन से कम्युनिकेट नहीं हो पा रही, और अगर वो मैटर एफएस से पर्टेन करता है और वो फंडामेंटल है और वो डिस्क्लोजर फंडामेंटल है यूजर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एफएस के लिए, तो मैं एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ दे दूंगा। अगर वो मैटर मेरी रिपोर्ट से पर्टेन करता है, मेरी जिम्मेदारी से पर्टेन करता है, तो मैं ओएमपी दे दूंगा। एक और आइजा हमारे पास यहाँ पे है आइजा 710, जिसका मैं सिर्फ स्कोप आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आइजा 710 डील करता है ओपनिंग बैलेंसेस की वजह से मेरी ओपिनियन में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर ओपनिंग बैलेंस है तो क्या मैं इसके ऊपर ओपिनियन दूंगा या नहीं दूंगा, तो ये चीज डील करती है आइजा 710 है। 710 रिपोर्ट ओपिनियन से डील करता है, 510 आपका सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस से डील करता है। 710 में मेरे पास मुझे ये चेक करना होता है कि क्या ये करस्पॉन्डिंग फिगर है या ये कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर करस्पॉन्डिंग फिगर होती है, मैं पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देता, मैं इसी साल पे ओपिनियन देता हूँ। अगर कंपैरेटिव एफएस है तो मैं पिछले साल पे भी ओपिनियन देता हूँ और मैं इस साल पे भी ओपिनियन देता हूँ। कुछ एक्सेप्शंस वगैरह है। कंपैरेटिव एफएस है आप लेकिन पिछले साल पे ओपिनियन नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया हुआ या पिछले साल का ऑडिट ही नहीं हुआ हुआ, तो ऑल्दो कंपैरेटिव एफएस है, आप पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे। करस्पॉन्डिंग फिगर की कोई एक्सेप्शन नहीं है। करस्पॉन्डिंग फिगर है, आप पिछले साल के ऊपर ओपिनियन नहीं देंगे, आप सिर्फ इस साल पे ओपिनियन देंगे। हाँ, पिछले साल की वजह से अगर कोई मैटर है उसको आप ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं, तो बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में पिछले साल के नंबर का तस्करा कर सकते हैं। अगला आइजा हमारे पास आइजा 720 है, जिसका नाम है अदर इंफॉर्मेशन। एनुअल रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एफएस से डिराइव्ड हो रही होती हैं, जो कि एफएस से लिंक्ड हो रही होती हैं। यहाँ पे ऑडिटर, यहाँ पे आइजा आपसे कहता है कि आपकी जिम्मेदारी है कि उन अदर इन्फॉर्मेशन को आपने रीड करना है, और रीड करने का मकसद ये कि क्या वो एफएस के साथ कंसिस्टेंट है कि नहीं है। अगर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी आपको आइडेंटिफाई हो जाती है बिटवीन एफएस एंड अदर इन्फॉर्मेशन, तो क्या वो मिस स्टेटमेंट एफएस में है? अगर एफएस में तो 705 अप्लाई कर दें, अगर तो वो अदर इन्फॉर्मेशन में तो 720 अप्लाई करें। कैसे? मैनेजमेंट से कहें इसको ठीक करें, बोर्ड से कहें इसको ठीक करें। अगर मैनेजमेंट और बोर्ड ठीक नहीं करते तो आपकी रिपोर्ट में एक अदर इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आएगा, वहां पे बता देगा ये चीज गलत है। या आपको लगता है मैनेजमेंट इसलिए ठीक नहीं कर रही बिकॉज मैनेजमेंट इसके थ्रू फ्रॉड करना चाह रही है, या मैनेजमेंट की इंटेग्रिटी पे डाउट क्रिएट हो गया है, तो स्टैंडर्ड कहता है कि जी अब अदर इन्फॉर्मेशन सेक्शन को छोड़ें, आप तो या तो विड्रॉ कर जाए या डिस्क्लेमर दे दें। अगली चीज हमारे पास प्यारे बच्चों यहाँ पे आइजा 800 मैं यहां पे लिख रहा हूं। दोनों में फर्क क्या है? ये जनरल पर्पस एफएस होते हैं, ये कंप्लीट सेट ऑफ एफएस जनरल पर्पस एफएस होते हैं, ये स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं प्यारे बच्चों। सही है, ये भी ऑडिट है, ये भी आइजा है, तो ऑडिट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिट। बस फर्क इतना, ये जनरल पर्पस एफएस एक जनरल पर्पस फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनेंगे, ये स्पेशल पर्पस एफएस किसी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के बेसिस पे बनेंगे। आइजा 800 खुद आपसे कहता है कि आइजा 200 से लेके आइजा 720 तक की सारी रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होंगी। अगला आइजा हमारे पास आइजा 805 है, ये जनरल पर्पस भी हो सकता है, ये स्पेशल पर्पस एफएस भी हो सकता है। ये आइजा 805 ये कंप्लीट सेट ऑफ एफएस नहीं है, या तो ये सिंगल एफएस है या कोई स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अगर सिंगल एफएस है या स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, आइजा आपसे कहता है कि अगर इसका भी ऑडिट आपने करना है 100 से 200 से लेकर 720, बट अगर ये सिंगल एफएस का ऑडिट किसी स्पेसिफिक बंदे की ख्वाहिशात के लिए हो रहा है, तो आइजा 800 भी अप्लाई हो जाएगा। आइजा 810 डील करता है समराइज्ड एफएस में, और यहाँ पे क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि समराइज्ड एफएस का क्राइटेरिया क्या है।
पूरा 810 क्राइटेरिया के बेसिस पे इवॉल्व होगा। एंगेजमेंट जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आप देखेंगे क्या क्राइटेरिया सूटेबल है। जब आप प्लानिंग करेंगे तो आपका रिस्क ये होगा कि क्राइटेरिया के हिसाब से समराइज्ड एफएस नहीं बने हुए। जो आप प्रोसेस परफॉर्म करेंगे वो भी इसी बेसिस पे करेंगे, जो क्राइटेरिया बताया गया है क्या उसके हिसाब से समराइज्ड एफएस बने हैं। और आपका ओपिनियन भी यही होगा कि इन अवर ओपिनियन these summarized FS are derived from the FS and are prepared in accordance with the criteria that is mentioned। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों आज 810 है। ये हमारे पास एक क्विक रिवीजन था प्यारे बच्चों। इसको वीडियो देखने के बाद कोई भी आपके सवाल हो, Q&A सेशन होगा हमारा इंशाल्लाह, उसमें लाजमी पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। कोई सवाल हो, कोई चीज़ हो, अगेन 200-250 घंटे का तो ये ऑब्वियसली कोई भी इसका सब्सटीट्यूट नहीं है, लेकिन कोशिश ये है कि बच्चे का क्विक रिवीजन हो जाए, चीज़ें कुछ लिंकिंग हो रही है उसको देखना हो, मजीद देख ले, मुझसे सवाल पूछना, मुझसे सवाल पूछ लें, Q&A सेशन में सवाल हो। प्यारे बच्चों इस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, पेपर में टाइम कम है, 4-5 दिन बाद आपके पेपर है, मंडे से वैसे ही फाइनल के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। जो भी आपके दोस्त यार हैं उनको लाजमी बता दीजिएगा इस वीडियो के बारे में, बिल्कुल टाइम कम है, ठीक है। बहुत सा बच्चा रिक्वेस्ट कर रहा था, कोशिश करिएगा उसको शेयर कर दें, दोस्तों को टैग कर दें ताकि सबका फायदा हो जाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।